नमस्कार दोस्तों, मैं ओम मौर्य अपने YouTube चैनल OCSM कंप्यूटर एजुकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत करने चल रहे हैं, जिसमें ये वीडियो स्पेशली ये सीरीज़ विशेषकर DLED छात्रों के लिए है जो DLED में 2024-2026 सेशन के लिए एडमिशन ले चुके हैं और जिनके प्रथम सेमेस्टर में कंप्यूटर एजुकेशन है, तो उनके लिए ये वीडियो सीरीज स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ आप लोगों को इससे जुड़े जो क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी हम लोग बीच में चर्चा करते रहेंगे। इसका जो PDF ई बुक होगा जो कि हम आप लोगों को हिंदी मीडियम में उपलब्ध करवाएंगे, ये आपका हिंदी मीडियम का पूरा PDF आपको यहाँ से मिलने वाला है। MCQ क्वेश्चंस भी आपको यहीं से मिलने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, सारी चीज़ें सारे मटेरियल्स आपको यहाँ से उपलब्ध होंगे। तो यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हम लोग सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कंप्यूटर एजुकेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन में हम लोग जानेंगे कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, कंप्यूटर विकास के दौरान कौन कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए, कंप्यूटर का इतिहास, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के वर्गीकरण, किस किस टाइप के कंप्यूटर को वर्गीकृत किया गया है, वर्किंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किस सिद्धांत पे काम करता है और कैसे काम करता है, इसको हम लोग जानेंगे। यूज एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, प्रेजेंट टाइम में आधुनिक युग में कंप्यूटर का क्या क्या एप्लीकेशंस है, क्या क्या महत्व है, क्यों ज़रूरी है आज के समय में कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक छात्र को, हर किसी को कंप्यूटर शिक्षा सीखने, कंप्यूटर शिक्षा लेने की ज़रूरत है। इसके इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों को हम देखेंगे। कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम किन किन भौतिक उपकरणों से मिलकर बना है, इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग जानेंगे। हार्डवेयर डिवाइसेस में हम लोग इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, CPU और उसके मुख्य फंक्शंस के बारे में डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद में ओवरव्यू एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, जो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है उस कंप्यूटर मेमोरी को डिटेल्स में हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है कितने टाइप्स की होती है, कंप्यूटर मेमोरी को किस में मापा जाता है, उसकी स्पीड किस में मापी जाती है, सारी डीपली हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद सॉफ्टवेयर में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं और प्रेजेंट टाइम में हम लोग कौन कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से सॉफ्टवेयर किस क्षेत्र के लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में डीपली हम लोग पढ़ेंगे। वर्किंग ऑन कंप्यूटर पर कैसे काम किया जाए या कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट किया जाए प्रॉपरली, सही तरीके से कंप्यूटर कैसे ऑपरेट होता है, कंप्यूटर में जो फाइल फोल्डर्स होते हैं उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये हम वर्किंग ऑन कंप्यूटर के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट निकल कर आ रहा है इंट्रोडक्शन टू OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यानी किस सिद्धांत पर, किस प्रणाली पर हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे। यूजिंग विंडोज OS, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कैसे होता है, उस पर हम लोग वर्क कैसे करते हैं, उसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो सारा डीपली यहाँ पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ
कंसेप्ट ऑफ डेस्कटॉप एंड एलिमेंट, कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या होते हैं और उसके एलिमेंट, उसके तत्व क्या होते हैं, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर क्या क्या दिखाई देते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डीपली में पढ़ेंगे। इसके बाद स्टार्ट मेनू, जो कि आपका विंडोज के एलिमेंट ही है। वर्किंग विथ फाइल एंड फोल्डर, फोल्डर और फाइल को मैनेज करना, क्रिएट करना, इसके बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम मैनेजमेंट में कंप्यूटर को कैसे ऑन ऑफ किया जाता है, कंप्यूटर मशीन को कैसे चालू किया जाता है, कैसे सेफ्टी के साथ इसको बंद किया जाता है, ये प्रैक्टिकली के साथ हम लोग देखेंगे। उसके बाद कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण सेटिंग्स होते हैं, कंट्रोल पैनल, इस कंट्रोल पैनल के अंतर्गत माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, इन सब के मैनेजमेंट सेटिंग्स को कुछ बेसिक सेटिंग होते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। प्रोग्राम, नया सॉफ्टवेयर अगर हमें अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, कुछ नया प्रोग्राम इंक्लूड करना है, तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक आ रहा है वर्किंग विथ एप्लीकेशंस, यानी एप्लीकेशंस के साथ कैसे वर्क करेंगे। अलग अलग प्रोग्राम, जो बेसिक प्रोग्राम होते हैं जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, कैलकुलेटर्स या गेम्स वगैरह खेलना, ये सब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं। वर्किंग विथ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया क्या होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। डीएलएड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग हर वर्ष ये क्वेश्चंस आते रहते हैं मल्टीमीडिया से संबंधित, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। मल्टीमीडिया क्या होता है, उसके साथ कैसे हम यूज करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या उसका महत्व है आज के समय में मल्टीमीडिया का, ये डीपली यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आपका इंटरनेट आएगा। इंटरनेट में इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग, नेटवर्किंग क्या होती है, कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, नेटवर्क से हमें बेनिफिट क्या है, नेटवर्क के क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या यूजेज हैं, ये पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इसमें पढ़ेंगे इंटरनेट के एप्लीकेशंस, इंटरनेट संबंधी जो वर्क ऑनलाइन होते हैं वो सारे वर्क यहाँ पर सीखेंगे। इंटरनेट हमारा कैसे वर्क करता है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वर्किंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पर हम लोग कौन कौन से वर्क कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स उसके हैं, हमें सीखने के लिए या वर्क करने के लिए क्या क्या सुविधाएं वहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट का यूज करके अन्य सर्विसेज के लिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसे आपका गूगल हो गया, याहू हो गया, जीमेल सर्विसेज हो गया, याहू मैसेंजर हो गया, स्काइप हो गया, जो कि इंटरनेट कॉलिंग के लिए स्पेशली यूज होता है। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, ये सारी चीज़ें के बारे में यहाँ बताया जाएगा। कुछ एजुकेशन से रिलेटेड जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट के बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एनसीईआरटी है, एससीईआरटी, डीएलएड, एमएचआरडी से संबंधित, यूपी बेसिक एजुकेशन, यूपी बोर्ड एजुकेशंस, ये या गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एप्लीकेशंस या फॉर्म भरना हुआ, किस वेबसाइट से हम सर्च करेंगे, ये सर्च इंजन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। इंटरनेट के माध्यम से अगर हमें कोई ऑडियो वीडियो या कुछ हमें रीड करने के लिए कंटेंट की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। डाटा सिक्योरिटी, जो कि आज के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे इंटरनेट, ऑनलाइन साइबर क्राइम जो होते हैं, आप लोग साइबर क्राइम का नाम सुनेंगे। साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इससे बचा जाए, इसके अवेयरनेस, इससे जागरूकता से संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। यहाँ पर जो कि आपके सिलेबस में रखा गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर दृष्टिकोण से, आप चाहे एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं या जिस लाइफ में हम लोग जी रहे हैं, उससे अवेयरनेस के संबंध में हर किसी को ये डाटा सिक्योरिटी और साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ये सब जानने की ज़रूरत है। कुछ महत्वपूर्ण वेब टूल्स के बारे में सीखेंगे कि इंटरनेट पर अगर हम वर्क कर रहे हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, फ्रंट पेज हुआ, आउटलुक हुआ, तो आउटलुक में जो हमारे मेल्स आते हैं उनके मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, या इंटरनेट पर वर्क कर रहे हैं तो एक दूसरे वेबसाइट या वेब पेज को कैसे हम ब्राउज करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। अगर कंप्यूटर में हमें हिंदी में कुछ टाइपिंग करना है,
गूगल ट्रांसलेट के माध्यम से कुछ ट्रांसलेट करना है तो, या गूगल इनपुट टूल की हम लोग जैसे मोबाइल फ़ोन में होता है, हम लोग लिखते हैं इंग्लिश के वर्ड को लिखते हैं किंतु वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाता है या हिंदी में लिख जाता है, इंग्लिश वर्ड को दबाते हैं। जैसे हमने लिखा RAM राम लिखा तो रा पर अंतरा और माँ ऐसे इस टाइप का लिखकर वहाँ पर आ जाता है ऑटोमेटिक। तो वो आपका गूगल इनपुट टूल के माध्यम से एप्लीकेशंस यूज किए जाते हैं, उसका इस्तेमाल भी प्रैक्टिकली रूप से और थ्योरिकल रूप से आपको बताया जाएगा। उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो पैकेज है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS वर्ड में रिज्यूम, बायोडाटा एप्लीकेशंस जो कि ऑफिशियल वर्क के लिए स्पेशली यूज किए जाते हैं। कोई भी हमें हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग करना हुआ तो यहाँ पर ये चीज़ हम लोग सीखेंगे। वर्किंग विथ MS एक्सेल, बिलिंग वगैरह काम फार्मूला पे आधारित यानी मैथमेटिकल वर्क से संबंधित ये आपका पैकेज होता है। तो इसमें कैसे बिलिंग या जनरल मेडिकल स्टोर वगैरह पे या फाइनेंशियल सेक्टर में इसका इस्तेमाल कैसे होता है, कौन से फार्मूले यूज किए जाते हैं, ये आप पढ़ने वाले हैं। वर्किंग विथ MS एक्सेस में डाटाबेस ये प्रोग्राम होता है। तो डाटाबेस प्रोग्राम को कैसे स्टोर किया जाता है, डाटा को कैसे उसको फाइंड आउट किया जाता है, ये हम सीखने वाले हैं। और साइबर सेफ्टी एंड IT साइबर लॉ के कौन से नियम है, किस एक्ट के तहत अगर कोई धोखाधड़ी या इंटरनेट के माध्यम से कोई अपराध करता है तो कौन सा अपराध कहलाता है, किस अपराध के अंतर्गत धारा उस पर लगती है, ये सारी चीज़ें हम लोग अंत में सीखने वाले हैं। तो ये था कि जो DLED का आपका कोर्स है, कोर्स कंटेंट है, इस पे हमने चर्चा किया। अब DLED से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि DLED में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बैक, बहुत से स्टूडेंट के बैक आ जाते हैं। उसका कारण ये होता है कि यदि हम एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एकेडमिक क्राइटेरिया पास का बात करें तो वहाँ 33% यानी 33 नंबर पे पास आउट माना जाता है। अगर आप किसी विषय में 33 नंबर पा जाते हैं तो वो पास माना जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको 33% नहीं, आपको 50% स्कोर गेन करना होगा, 50% आपको नंबर लाना होगा। जिस विषय में आपके 50 अंक होंगे उसमें आपको 25 अंक लाना अनिवार्य होगा। और जिस विषय में आपको, जैसे कंप्यूटर में आपका कंप्यूटर 25 अंकों का होता है तो यहाँ पे 12 नंबर लाना आपको अनिवार्य होगा। यानी जिस विषय में 50 अंक पूर्णांक होते हैं वहाँ पर आपको 25, और जो पेपर आपका 25 अंक का होगा उसमें कम से कम 12 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि इससे कम लाते हैं तो उस पेपर में आपका बैक लग जाएगा। अब बैक के क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, यदि आप 2 या 1 पेपर में बैक लगता है तो आपका सिर्फ उसी विषय का पेपर देना होगा जिसमें आपका बैक लगा है। लेकिन यदि आपका बैक 3 या अधिक विषय पे लग जाता है तो आपका पूरा सेमेस्टर बैक माना जाएगा और आपको पूरे सेमेस्टर का बैक पेपर पुनः जब नए सेशन के, अगले सेशन के जो बच्चों का पेपर होगा उसके साथ, यानी कुल मिला के एक सेमेस्टर ही आपका, एक साल ही बैक हो जाएगा। और अगले साल आपको पुनः उस सेमेस्टर नए बच्चे जो आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके साथ आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पर हल्के में नहीं लेंगे। सॉरी, हमें सभी विषय पर बराबर से वर्क करने की ज़रूरत है, बराबर उसको अध्ययन करने की ज़रूरत है। यदि आप लोग कंप्यूटर एजुकेशन या किसी अन्य सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं तो उसमें बैक आ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपको हम अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आपको जो कंप्यूटर पढ़ाने वाले, यदि आप पूरी प्लेलिस्ट, हमारी पूरी वीडियो सीरीज आप देखते हैं, इस पर जो MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अगर पूरा आप वर्क करते हैं
तो आप निश्चित ही 25 नंबर में मिनिमम 22 नंबर 23 नंबर कम से कम आप बड़े ही आराम से ला सकते हैं, मात्र आधे आधे घंटे डेली आप समय देकर। तो चलिए अब ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, अब आज से हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा वीडियो है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस है पैटर्न के अनुसार, उस पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानने वाले हैं कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर के क्षेत्र में या कंप्यूटर का कोई भी विषय आप हैं, चाहे CCC के स्टूडेंट हैं, चाहे O लेवल के स्टूडेंट हैं, या आप DLED फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, तो ये सभी के लिए, आप लोगों के लिए, सभी के लिए है वीडियो। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर क्या होता है ये जानना आवश्यक होता है। तो कंप्यूटर का डेफिनेशन हमने इस प्रकार से कुछ लिख रखा है जो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा होगा। कंप्यूटर को अगर हिंदी में बात किया जाए तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सुव्यवस्थित गणना करने वाला यंत्र। कंप्यूटर जो है ये आपके कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जो एक लैटिन भाषा है और जिसका अर्थ होता है गणना करना। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है ये आपका है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस में आपके पूछे जा सकते हैं। और कंप्यूटर शब्द किससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जो एक लैटिन भाषा है। किस भाषा से लिया गया ये भी आपको यहाँ पे याद रखने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ क्या होता है गणना करना। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, जो कि कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, एक जो कि एक लैटिन भाषा और जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो ये हमने जाना कंप्यूटर के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम जानेंगे कंप्यूटर का डेफिनेशन, कंप्यूटर की परिभाषा। अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो कंप्यूटर मानव निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मानव निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन क्यों है? क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया है और ये विद्युत से चलता है। ऐसे उपकरण जो किसी न किसी रूप में AC या DC का इस्तेमाल करके यूज किए जाते हैं, चाहे वो आपका AC हो चाहे आपका DC हो। AC का मतलब होता अल्टरनेटिव करंट और DC मीन्स डायरेक्ट करंट। जो पोल से खंभे से हमारे घर में पावर सप्लाई आती है वो AC होती है, और जो बैटरी की आपकी पावर सप्लाई होती है वो आपकी DC होती है। जो हमारा AC होती है उसकी धारा कुछ इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से, इसलिए इसको अल्टरनेटिव करंट कहा जाता है। और जो हमारा DC होता है डायरेक्ट करंट, वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, इसकी धारा कभी निगेटिव में नहीं होती है। तो ये आपका AC और DC होता है। तो कोई भी, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो चाहे आपका वॉच हो, वॉच में भी आपकी बैटरी लगी होती है जो कि DC होती है। तो ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। तो इन सभी के लिए आप ये जो हमारा पहला लाइन है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंप्यूटर मानव निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ये आपका एक बेसिक लाइन है जिसके लिए आपको बहुत ना तो रटना है ना ही बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाकर इसको सोचना है। आप फैन, कूलर, फ्रिज किसी के बारे में लिखना चाहते हैं, जितनी वस्तुएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं उन सभी के लिए आप मानव निर्मित शब्द इस्तेमाल सेंटेंस कर सकते हैं। और जो विद्युत से हमारे यंत्र चलते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र कहलाते हैं, वो AC से चल रहे हो या DC से चल रहे हो। चलिए अब आगे डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो कंप्यूटर क्या है, मानव निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्यों है ये हमने आपको स्पष्टली समझा दिया। जो उपयोगकर्ता द्वारा, उपयोगकर्ता का मतलब होता है यूजर्स द्वारा, जो यूजर्स द्वारा दिए गए निर्देशों को, जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को
क्या करता है, स्वीकार करता है यानी मानता है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्ट्रक्शन देंगे, आपके इंस्ट्रक्शंस को वो मानेगा और दूसरा कोई आएगा तो इंस्ट्रक्शंस को वो नहीं मानेगा। हमारे और आपके द्वारा यानी यूजर द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है, जो भी निर्देश दिया जाता है यूजर द्वारा, वो उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, मानता है। इनपुट, इन का मतलब अंदर, पुट मतलब रखना है। कंप्यूटर के अंदर जो निर्देश दिए जाते हैं उन सभी को इनपुट कहा जाता है। इनपुट के रूप में दिए गए निर्देशों को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। इसके पश्चात उस पर प्रोसेसिंग यानी कंप्यूटर के अंदर एक क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए हमने आपको कहा 2+2 इंटू 3, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो हमने जो ये क्वेश्चंस दिया, ये आपको इनपुट दिया कि इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बताना है। तो आप इस पर एक क्रिया करेंगे। कौन सी क्रिया, जोड़ की क्रिया और गुणा की क्रिया। और ये क्रिया आप करेंगे कहाँ, अपने माइंड में, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में। तो कंप्यूटर को जो माइंड होता है, कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, वो होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का माइंड होता है। कंप्यूटर अपने माइंड में ही इस क्रिया को करता है। जिस प्रकार से हम कोई भी कैलकुलेशन करना हुआ, जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण बताया 2+2 इंटू 3 को अगर कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग अपने ब्रेन का, अपने माइंड का इस्तेमाल करेंगे। तो सेम इसी प्रकार जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस, कोई निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर उस पर वर्क करने के लिए अपने माइंड का इस्तेमाल करता है। और जो कंप्यूटर अपने माइंड में क्रिया करता है, उसी क्रिया को कंप्यूटर की भाषा में प्रोसेसिंग कहा जाता है। तो प्रोसेसिंग क्रिया के पश्चात क्या करता है, यूजर को यानी हमें और आपको आउटपुट प्रदान करता है, यानी आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। तो कंप्यूटर की परिभाषा को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कंप्यूटर मानव निर्मित एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो उपयोगकर्ता द्वारा यानी यूजर द्वारा दिए गए इनपुट के रूप में निर्देश को स्वीकार करता है और उस पर प्रोसेसिंग की क्रिया करके आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। कंप्यूटर में स्वयं सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, यह पूर्ण रूप से यूजर पर निर्भर होता है। यानी अगर आपको कंप्यूटर का डेफिनेशन याद करना है, कंप्यूटर की परिभाषा याद करना है, तो हम आपको एकदम शार्ट तरीका बता दे रहे हैं कि आपको केवल ये याद रख लेना है 3 वर्ड, I, P और O। इनपुट यानी कंप्यूटर बगैर इनपुट के वर्क करेगा नहीं। जो इनपुट किया गया उस पर प्रोसेसिंग क्रिया के बिना रिजल्ट नहीं देगा। और तो हमें ये 3 वर्ड अपने डिफिनेशन में याद करके रख ही लेना है कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। यानी यूजर क्या करता है, कंप्यूटर को इनपुट देता है, वो उस पर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है और हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान कर देता है। बस यही आपको कंप्यूटर के डिफिनेशन में याद रखने की आवश्यकता है कि हमारे या आपके द्वारा या किसी भी यूजर्स के द्वारा कंप्यूटर को जो निर्देश दिया जाता है उस पर ये क्रिया करके हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करता है। बाकी कंप्यूटर में खुद डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की कोई क्षमता नहीं होती है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन। और यहाँ पर कुछ हमने कंप्यूटर का एक स्ट्रक्चर बना रखा है जिसको हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। ये है कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, पीसी हमने बना रखा है। ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम के कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है। जब आप सिस्टम पर बैठेंगे तो ये आपका सिस्टम यूनिट होता है, जिसे कुछ लोग सीपीयू भी कहते हैं, बट सीपीयू इसके अंदर होता है। ये सिस्टम यूनिट होता है जी। ये जो आपका आउटर बॉक्स दिख रहा है इसको हम लोग कैबिनेट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा कैबिनेट है। ये हमारा मॉनिटर होता है जिसकी सहायता से हम लोग रिजल्ट को देख पाते हैं।
ये हमारा कैबिनेट होता है। अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ से कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है, यानी कीबोर्ड या माउस का इस्तेमाल करके हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भी इंस्ट्रक्शंस इसको देना है तो प्रथम दृष्टया जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो दो ही उपकरण होते हैं, या तो कीबोर्ड होता है या माउस होता है। अगर हमें कोई कमांड या डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर ओपन है, किसी प्रोग्राम को या किसी आइकन पर क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस देना है, तो इसके लिए हम लोग इनपुट डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। वो इनपुट डिवाइस मुख्य रूप से आपका कीबोर्ड या माउस हो सकता है। ये हमारा सीपीयू होता है जिस पर प्रोसेसिंग क्रिया, जो हमारा सिस्टम यूनिट होता है जिस पे प्रोसेसिंग क्रिया होती है, और प्रोसेसिंग क्रिया के पश्चात हम लोग आउटपुट के रूप में ये मॉनिटर पर रिजल्ट प्राप्त करते हैं। कुछ और भी महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइसेस इसके साइड में रखे गए हैं, जैसे आपका स्कैनर है। स्कैनर क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी सिग्नेचर, फोटो वगैरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इनपुट कर सकते हैं। ये हमारा स्पीकर है जो कि आवाज़ को बाहर निकालता है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। जो हमारे मॉनिटर के द्वारा यूजर को रिजल्ट दिया जाता है, इसको कहा जाता है सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके रिजल्ट को हम केवल देख सकते हैं, टच या स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसके रिजल्ट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। तो ये था कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर और कंप्यूटर का डेफिनेशन जिस पे हमने चर्चा किया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंप्यूटर का फुल फॉर्म या कंप्यूटर का पूरा नाम क्या होता है। तो इसको पढ़ाने के पहले हम आपको बता दें कि कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर का कोई भी डेफिनेशन, कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड है। और ऐसे जिनका पूरा अर्थ होता है, कंप्लीट वर्ड होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, जैसे हमने आपको बताया कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, सुव्यवस्थित गणना करने वाला यंत्र। तो इस प्रकार के उपकरण या इस प्रकार के नाम जिसका पूरा अर्थ निकल कर आता है या जिसका पूरा नाम होता है, उसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। किंतु ये जो फुल फॉर्म आपके सामने है, ये कंप्यूटर के डिक्शनरी से लिए गए कुछ वर्ड हैं। जैसे सी फॉर कॉमन या कैलकुलेट भी कुछ लोग लिखते हैं, तो कैलकुलेट भी मान सकते हैं। ऑपरेटिंग या ऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एम फॉर मशीन या मेमोरी आप मान सकते हैं। पी फॉर पार्टिकुलर या फिर पर्पजली आप मान सकते हैं। यू फॉर यूनिट या यूज्ड फॉर हो सकता है। टी फॉर ट्रेड या टेक्नोलॉजी या टेक्निकल। ई फॉर एजुकेशनल या इलेक्ट्रॉनिक्स। आर फॉर रिसोर्स या रिसर्च। लेकिन एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप में ये कंप्लीट वर्ड है, और जो कंप्लीट वर्ड होते हैं उसका कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को विशेष रूप से देखेंगे और गौर करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। एक कंप्लीट वर्ड है जिसका अर्थ होता है संगणक, यानी सुव्यवस्थित गणना करने वाला यंत्र, इसलिए कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। चलिए आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का इतिहास। अगर कंप्यूटर के इतिहास की बात की जाए तो गणना करने के लिए मनुष्य को तभी से ज्ञान हो गया था या तभी से ज़रूरत पड़ना स्टार्ट हो गया था जब उसका जन्म हुआ। मनुष्य किसी वस्तु को किसी को दिया, किसी वस्तु को किसी लिया, तो उसको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ी उस समय कि हमने इनको कितना सामान दिया, हमने इनसे कितना सामान लिया। तो पहले क्या करता था,
कि जितना सामान जिसको देता था वो क्या करता था, पत्थरों को लाकर अपने घर में उस पर कुछ मार्क लगाकर छोटे बड़े पत्थर की तरह, मान लीजिए 2 या 3 व्यक्तियों को दिया तो उसी प्रकार से उसी साइड में वो पत्थरों को रख लेता था, यानी पत्थरों के माध्यम से गणना वो करना शुरू किया। जब मनुष्य को गिनती का ज्ञान हो गया तब उसने क्या किया, अपने फिंगर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अपने फिंगर से काउंटिंग किया। तो पहले हाथ से उसने 5 फिंगर, दूसरे का इस्तेमाल किया 10 हुआ, पैरों का भी इस्तेमाल कर लिया 20 हुआ। किंतु अब बात ये आ गई कि भाई 20 तो था हमारे पास फिंगर, अब 20 से अधिक मुझे काउंटिंग करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो उसको इसके लिए उन्होंने क्या किया, मिट्टी के गोली को बनाना स्टार्ट किया, यानी मिट्टी की गोली वो बनाने लगे। तो मिट्टी की गोली से वो लोग उसकी काउंटिंग करने लगे और कुछ उसी से मिलता जुलता अबेकस, जो विश्व का प्रथम गणना करने वाला यंत्र था, चीन के वैज्ञानिकों के द्वारा सन 3500 से 3000 ईसा पूर्व इसका विकास किया गया था। जो हमारा अबेकस था, इससे जोड़ घटाव गुणा भाग की क्रिया की जाती थी और इससे गिन तारा के नाम से जाना जाता था। ये आपका अबेकस का स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से आपका अबेकस का स्ट्रक्चर हुआ करता था। उसके बाद नेपियर्स बोन्स, मतलब हड्डियों से गणना करने के लिए एक यंत्र का आविष्कार किया, नेपियर बोन्स। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने 1617 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य कार्य जो था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था गुणनफल यानी मल्टीप्लेक्शन का काम करना। यह आयत की कुछ पट्टियों का बना हुआ था और इसे नेपियर बोन्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये जानवरों की हड्डियों से बनाया गया ये आपका स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले जो गणना करने वाले यंत्र का आविष्कार हुआ वो अबेकस हुआ। उसके कुछ समय पश्चात नेपियर बोन्स का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद ब्लेज पास्कल ने पास्कल लाइन नामक यंत्र का आविष्कार किया, पास्कल कैलकुलेटर, जो कि अबेकस के बाद काफ़ी ये भी पॉपुलर हुआ। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में से डेवलप किया था। इससे जोड़ घटाव की क्रियाएं मुख्य रूप से की जाती थी और ये एडिंग मशीन के नाम से काफ़ी प्रचलित हुआ था। और ये जो था ये स्पेशली आपका कैलकुलेशन का कार्य यानी गणना का कार्य करता था, इसलिए एडिंग मशीन कहा गया। और ये विश्व का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बाद हमारा महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ, जो कि आज के समय में हम लोग देख पा रहे हैं। जो आज के समय में हमारे कंप्यूटर्स हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका डिफरेंस इंजन था, जो कि सन 1822 ईस्वी में, ये यहाँ बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने भाप से चलने वाला डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था, जिसको कंट्रोल करने के लिए, जिसको नियंत्रित करने के लिए गियर और शाफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। यह एक ऐसा अंक था जो कि बीजगणितीय गणनाओं को दशमलव के बाद 20 स्थान तक शुद्धता के साथ कैलकुलेशन यानी बड़ी संख्याओं को कैलकुलेट करके दे सकता था। तो इसलिए ये काफ़ी पॉपुलर हुआ। इसके कुछ समय पश्चात लगभग 20 साल के बाद चार्ल्स बेबेज ने ही एक और कंप्यूटर डेवलप किया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन सन 1882 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। इस कंप्यूटर का जो बेस था, इस कंप्यूटर के जो
आर्किटेक्चर थे, इस कंप्यूटर की जो बनावट थे, इसी पे आधारित ही आधुनिक युग के कंप्यूटर बने हुए, इसी से काफ़ी मिलते जुलते कंप्यूटर थे। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसी के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने या किसी एक्सटर्नल इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस की कल्पना की गई। इन सभी डिवाइसेस को एनालिटिकल इंजन में इंक्लूड किया गया। इसके कुछ समय पश्चात सन 1880 ईस्वी में टेबुलेटिंग मशीन आया, जो कि हरमन होलरिथ ने डेवलप किया था। और इसके डेवलपमेंट से कंप्यूटर में जो हम लोग वर्क कर पाते थे, जो हम लोग वर्क करते थे, जो कि पहले डाटा को स्टोर करना पॉसिबल नहीं था, डाटा में इंस्ट्रक्शंस इनपुट करना बाहर से पॉसिबल नहीं था, ये संभव हुआ हरमन होलरिथ द्वारा डेवलप किए गए टेबुलेटिंग मशीन के माध्यम से। इन्होंने हरमन होलरिथ ने जो कंपनी डेवलप किया वो आगे चलकर आईबीएम के नाम से जाना जाता है। आज के समय में आईबीएम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, जो कि कंप्यूटर के क्षेत्र में आज भी काफ़ी फेमस है, काफ़ी प्रसिद्धि पाने वाली ये कंप्यूटर है। दुनिया में सबसे अधिक कंप्यूटर का निर्माण आपकी आईबीएम कंपनी ही कर रही है। इसके कुछ समय पश्चात मार्क 1 कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ, जो कि विश्व का प्रथम पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिकली कैलकुलेशन मशीन था, जिसे हार्वर्ड आइकन और आईबीएम के कुछ इंजीनियर्स थे जो एक साथ मिलकर उन्होंने इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया था। इसके बाद 1946 में विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर यानी ENIAC कंप्यूटर का विकास हुआ था, जो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता है। इसका विकास प्रोफेसर एकर्ट और जॉन प्रॉस्पर मोचली ने किया था। अगर इस कंप्यूटर की लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो ये काफ़ी भारी भरकम कंप्यूटर था। इस कंप्यूटर की लंबाई लगभग 100 फीट और चौड़ाई 10 फीट था। इस कंप्यूटर के वजन की बात की जाए तो लगभग 30 से 40 टन इस कंप्यूटर का भार था। और इस कंप्यूटर के निर्माण में 18,000 वैक्यूम ट्यूब और लगभग 70,000 कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि इसके इस्तेमाल के लिए 140 किलोवाट की ऊर्जा खपत होती थी अगर हम इसको स्टार्ट या चालू करना चाहते थे। तो ये था आपका कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का विकास, कि कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ। अब हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स, कंप्यूटर की पीढ़ियों को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आज के हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।